नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उधर जिनको चैलेंज करना है योगी को, वो सामने आ रहे हैं। उसमें एक नया चेहरा, माने तो नया चेहरा है वरना पुराना चेहरा है, असाउद्दीन ओवैसी का समावेश होता है। आपको मालूम है, पिछले 5-6 सालों से ओवैसी जोर शोर से उत्तर भारत में अपनी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वो दक्षिण भारत के हैं, पहले आंध्र और अब तेलंगाना राज्य जिसको बोलते हैं, वहाँ से वो आते। उनके जो पिताजी थे, उनकी जो पार्टी थी MIM, मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन, ऐसा कुछ उनका नाम है, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ऐसा कुछ उनकी पार्टी का नाम है। उसको उन्होंने अभी ऑल इंडिया कर दिया है और पिछले कम से कम 8-9 साल से वो बाकी राज्यों में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुद जिस आंध्र में इस पार्टी का जन्म हुआ है, वहाँ तो उनका कोई बहुत सा विस्तार हो नहीं पाया, क्योंकि साउथ में, दक्षिण में जितने राज्य हैं वहाँ के मुस्लिम, एक केरल अगर हम एक्सेप्शन करें तो बाकी जगह मुस्लिम हर पार्टी में मिले हुए हैं, उनकी कोई अलग पार्टी है नहीं। केरल में मुस्लिम लीग करके पार्टी है और वो चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। हमारे महाराष्ट्र मुंबई के बनातवाला करके MLA थे, वो 71 में या 72 में कभी केरल से MP चुनकर आए। उसके बाद बार बार मुस्लिम लीग के नाम पर केरल से चुनकर आते रहे। वैसे तो थे मुंबई के। तो उसी तरह से आंध्र में भी कभी मुस्लिम पार्टी थी नहीं। ये जो हैदराबाद का स्टेट था पुराना निज़ाम का, वहाँ जो रज़ाकारों का आंदोलन हुआ था, रज़ाकारों ने बड़ी हिंसा की थी, आज जिसको हम जिहाद वगैरह बोलते हैं, वैसा सबसे पहले स्वतंत्र भारत में हुआ तो वो हैदराबाद में हुआ था। और उस वक्त वो उस्मानिस्तान बनाना चाहते थे। जो निजाम थे और उनके कुछ बाशिंदे थे, वो मिलकर हैदराबाद या दक्षिण भारत में उस्मानिस्तान बनाना चाहते थे, क्योंकि वो निज़ाम का नाम कुछ उस्मान वगैरह था। तो जो करने वाले थे वो तो भाग गए, उनकी पार्टी MIM थी। तो वो पार्टी चलाने के बजाय वो ही पाकिस्तान भाग गए और उन्होंने अपनी पार्टी असाउद्दीन ओवैसी के जो पिताजी थे, वालिद थे, उनको सौंप दी। और उसके बाद वो जो असाउद्दीन के पिताजी थे, वो 2-3 बार हैदराबाद से लोकसभा के MP चुने गए। वो उनके बाद असाउद्दीन और अकबरुद्दीन, ये उनके 2 बेटे राजनीति करते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में। कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी अभी TRS के साथ, कभी TDP के साथ। लेकिन हैदराबाद से बाहर उनकी कोई ताकत नहीं है। अभी भी आप देखिए कि हैदराबाद सिटी अगर हम लेते हैं तो हैदराबाद सिटी का जो नगर निगम है, उसमें भी ओवैसी खुद का बहुमत लाकर कुछ कर नहीं पाते। लेकिन वो पूरे देश के मुसलमानों के अकेले नेता है, इस ढंग से बोलते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग बची नहीं, जो कुछ थोड़े थोड़े पॉकेट्स है वहाँ की लीडरशिप डेवलप होते गई। लेकिन बंगाल में देखो तो ममता, कभी CPM, कभी कांग्रेस, मुस्लिमों की नेता रहे। यूपी में मुलायम या मायावती रहे। ऐसे ही हर जगह मुस्लिम नाम का कोई नेता नहीं था, मुस्लिम जमात का कोई नेता अपनी पार्टी लेकर खड़ा नहीं हुआ। जो दूसरे असम में अजमल करके जो है, वो असम में एक मुस्लिम पार्टी बनाकर खड़े हो गए, लेकिन वो वही असम तक रुके हुए। लेकिन ओवैसी जो है पिछले 8-10 साल से बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद या साउथ के जो मुस्लिम हैं वो उनके पीछे कभी खड़े नहीं हुए। तो इन्होंने तय किया कि भाई हम
क्योंकि उर्दू भी नहीं बोली जाती। आप तमिलनाडु या केरल में जाएंगे तो बहुत सारे मुस्लिम उर्दू भी, या उनकी जो भाषा वो उर्दू उनकी भाषा बोलते थे, लेकिन साउथ के मुस्लिम उर्दू भाषा भी नहीं बोलते। वो लोकल मलयालम बोलते, आंध्राइट जो तेलुगु भाषा है वो बोलते, या तो तमिल भाषा बोलते, कानड़ी भाषा बोलते। तो इसलिए इन्होंने कोशिश ये की कि नॉर्थ इंडिया में अगर मुस्लिम उतना रेडी है कुछ पार्टी बनाने के लिए तो हम उधर घुस जाएंगे। इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो कोशिश की वो महाराष्ट्र में की थी। 2012 के पहले यानी 2011 वगैरह की बात होगी, 2011 के समय 12 के समय महाराष्ट्र में नांदेड़ की जो नगर निगम है, नांदेड़ के नगर निगम में इन्होंने दलित और मुस्लिम ऐसा एक अलायंस बनाया और कुछ 12-15 सीटें चुनकर लाई थी नगर निगम में। उसके बाद ये महाराष्ट्र में फैले। फिर छोटे छोटे चुनाव लड़ते लड़ते जब 2014 का असेंबली चुनाव आ गया तो इन्होंने कुछ 1 दर्जन कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से 2 चुनकर आए, लेकिन 2 जो चुनकर आए वो नेक्स्ट टाइम नहीं आ सके। इसका कारण ये था 2014 में औरंगाबाद या मुंबई में भायकुला नाम का जो चिंचपोकली नाम का जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ से इनके 2 एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन वो डिवीजन ऑफ वोट्स में चुनकर आए थे। मतदाताओं की जो डिवीजन हो गई उसका फायदा उनको मिला था। मुझे याद है कि मुंबई में जो इनका वारिस पठान नाम का कैंडिडेट चुनकर आया था उसको तो डिपॉजिट बचाने के लिए थोड़े से वोट ज़्यादा थे, वरना इनका डिपॉजिट भी जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला इस ढंग से वो चुनकर आए थे। कुछ 15-17% वोट से भी चुनकर आए थे, क्योंकि एमएनएस, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, ये सब जो पार्टियां थी उनके जो कैंडिडेट हारे वो तो 400, 1000, 800 इतने डिफरेंस से हारे थे और एमआईएम का कैंडिडेट जीता था। औरंगाबाद में भी इनका जो चुनकर आ गया वो भी डिवीजन ऑफ वोट्स में आया था, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना वगैरह वगैरह में। अभी भी 2019 के चुनाव में पार्लियामेंट में इनका इम्तियाज जलील करके जो कैंडिडेट चुनकर आया वो भी डिवीजन ऑफ वोट्स के कारण चुनकर आया, वरना इनका अभी देखो। दूसरी बात कि और 2 जगह कुछ धुलिया या मालेगांव से एमआईएम के 2 एमएलए चुनकर आए, लेकिन वो तो कम से कम मुस्लिम बहुल एरिया है और डिवीजन ऑफ वोट्स का फायदा उनको मिला। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र में शुरुआत क्यों की ये समझना जरूरी है। ओवैसी ने एक तो तेलंगाना से मराठवाड़ा जिसको महाराष्ट्र का बोलते हैं वो नज़दीकी इलाका है और वहाँ एक समय निज़ाम की सत्ता थी स्वातंत्र पूर्व समय में, तो इसलिए नांदेड़ उनके लिए नज़दीक था और उधर से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन टारगेट महाराष्ट्र में भी वो एरिया क्या किया है कि जहाँ महाराष्ट्र के बाहर से मुस्लिम आकर बसे हैं, मालेगांव होगा या तो एमआईडीसी एरिया जो है, तो एमआईडीसी एरिया जो है या बिहारी, बंगाली या यूपी, राजस्थान से आकर जो मुस्लिम महाराष्ट्र में बसे हैं पिछले 50-60 साल में, वो एरियाज ओवैसी ने टारगेट किया और उस पर से अपना काम शुरू कर दिया। इनसे पहले भी वो इलाका मुस्लिम लोगों के लिए जागरूक था, इस्लाम करके बोलने वाले लोग थे, लेकिन वहाँ मुस्लिम लीग थोड़ा थोड़ा काम करती थी, जमाते उलेमा काम करती थी। फिर जब बाबरी गिरने के बाद जो मुलायम का दौर आ गया तो वो सब जगह आज ओवैसी जहाँ महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाते हैं वो सब इलाके आपको ऐसे दिखाई देंगे कि ओवैसी के आने के पहले वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रभाव होता था। आज जो आपके एनसीपी के प्रवक्ता करके सामने आते नवाब मलिक, ये भी पहले समाजवादी पार्टी के होते थे
और उससे भी पहले बाबरी गिरने के बाद मुंबई कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग के कुछ 12-14 पार्षद थे, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। 1995 का जो असेंबली चुनाव था, उस वक्त बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ जो मुस्लिम लीग के पार्षद थे, कारपोरेटर थे, वो समाजवादी पार्टी में चले गए और फिर अब वही लोग ओवैसी की पार्टी में चले गए। तो इन्होंने टारगेट नॉर्थ इंडियन मुस्लिम महाराष्ट्र में जो है उनको किया था। तो उसका आधार पकड़कर आहिस्ते आहिस्ते पिछले 5 साल में ओवैसी अब नॉर्थ इंडिया में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस जगह अपने हाथ पैर फैलाने लगे। तो अभी भी आपने देखा होगा बिहार में उनको 5 सीटें मिली। कुछ छोटे छोटे दल थे, मायावती का दल था, फिर कुशवाहा का दल था, उससे उन्होंने अलायंस बनाई, तो फ़ायदा इनको हुआ। क्योंकि ओवैसी एक बात अच्छी करते, वो ज़्यादा सीटें नहीं लड़ते, सीटें कम से कम लड़ते। महाराष्ट्र में इन्होंने वंचित आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर की है, उनके साथ अलायंस किया था, उसका फ़ायदा इनको मिला, लेकिन प्रकाश आंबेडकर को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी ढंग से बिहार में भी इनके 5 लोग चुनकर आए, ना तो कुशवाहा का कोई आया, मायावती का एक आध आया। बंगाल में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि ममता ने पूरे के पूरे मुस्लिम वोट अपने तरफ खींच लिए थे। पिछला विधानसभा चुनाव था यूपी का, वो भी इन्होंने लड़ा था, लेकिन उस समय उनकी ताकत उतनी नहीं थी। और आज वो बोल रहे कि योगी को हम चीफ मिनिस्टर भी होने नहीं देंगे। ये गरजते बहुत है, बरसते कभी नहीं। इतने बरसते नहीं, लेकिन गरजते बहुत है। हिंदी में जो कहावत है, गरजते वो बरसते नहीं। तो ओवैसी की पार्टी या उनकी ताकत जो है वो गरजने की है, बरसने की नहीं है। ये बोलेंगे जोर शोर से, 100 कैंडिडेट खड़े करेंगे, शायद ही 100 कैंडिडेट खड़े कर पाएंगे, लेकिन ये नुकसान मुलायम की पार्टी समाजवादी और मायावती की पार्टी बीएसपी, इनका नुकसान करेंगे। कांग्रेस को नुकसान करने जैसा कोई बचा नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का इतना नुकसान कर दिया है कि कोई मुस्लिम पार्टी खड़ी होकर कांग्रेस का नुकसान नहीं कर सकती। तो आज इतना ही मुझे बताना है कि ओवैसी क्या करेंगे, इसकी चर्चा मीडिया में बहुत होगी, लेकिन मुस्लिम इलाके जो यूपी के हैं वहाँ भी ओवैसी का शायद ही कोई कैंडिडेट यूपी में लड़ सकता है या चुनकर आ सकता है। मैं 5 साल पहले जो हुआ था उसके थोड़े आंकड़े आपको बता दूं तो आपको आप समझ पाएंगे। 5 साल पहले 2017 में यूपी का चुनाव हुआ तो ओवैसी ने 38 उम्मीदवार खड़े किए थे। उसमें से कोई चुनकर आया नहीं, लेकिन सबके सब डिपॉजिट भी मेरा ख्याल है कि चले गए, डिपॉजिट भी हार गए थे। उनको पूरे यूपी में 38 कैंडिडेट खड़े करने के बाद ओवैसी के पार्टी को कितने वोट मिले थे? 2 लाख से थोड़े कुछ ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि 2.5 लाख वोट मिले थे। जिसने 5 साल पहले सिर्फ 2.5 लाख वोट पाए थे, वो आज के योगी को रोक सकता है? नहीं, लेकिन चिल्ला तो रहे, जोर शोर से चिल्ला रहे। और ऐसे ही वो गरजते थे बंगाल में, ममता को धमका रहे थे कि हम तो आपके साथ आना चाहते, अगर नहीं आपको चाहिए तो आपके वोट कटेगा, उसके हम क्या करेंगे। लेकिन ममता के वोट काटने में इनकी कोई हिम्मत नहीं हुई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इनका तो कोई चुनकर भी नहीं आया। हाँ, थोड़े बहुत कांग्रेस को वोट जाते वो इन्होंने खा लिए। तो इसलिए बात यह है कि ओवैसी गरजते बहुत है, बरसते नहीं, क्योंकि ये मीडिया में बरसते हैं, ज़मीनी लेवल पर इनका कुछ नहीं है। दोस्तों, आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।